मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या बोला है, कंटेंट टेकडाउन को लेकर भारत की सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने भारत को कौन सा अप्रूवल दे दिया है और बीएसएफ को लेकर कौन सी न्यूज निकल कर आ रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन कन्वर्सेशन को लेकर एक बार फिर से एक नई स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अश्योरेंस दी है कि इस साल के एंड तक भारत रशियन ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर देगा। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एब्सोल्युटली नथिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हुए कहा कि भारत 40% रशियन ऑयल को कम करके साल के एंड तक पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब सच्चाई क्या है वो तो खैर पता नहीं, क्योंकि भारत की सरकार और विदेश मंत्रालय ने अभी तक इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए रशिया की जो दो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल कंपनीज हैं, रोसनेफ्ट और लुकोइल, इनके ऊपर सैंक्शंस अनाउंस कर दिए हैं। ये रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, जिसमें से रोसनेफ्ट रशिया की सरकारी कंपनी है और लुकोइल प्राइवेट कंपनी है। और जो रशिया के ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन का मेजॉरिटी का हिस्सा है, इन्हीं दो कंपनी से आता है। अमेरिका के इन दोनों रशियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाने के साथ साथ इनके एसेट्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। पिछले हफ्ते ब्रिटेन की सरकार ने भी इन्हीं दोनों रशियन ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस किए थे। अगर भारत की बात करें तो भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी, भारत की ये कंपनीज भी रोसनेफ्ट कंपनी से ह्यूज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया करती थी। पॉसिबिलिटी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दे। अब क्योंकि नायरा एनर्जी के अंदर रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी है, तो पॉसिबिलिटी है कि नायरा एनर्जी रशिया से ऑयल परचेज करना आगे भी जारी रखे। अब देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप काफी अनप्रेडिक्टेबल है। अगली पल क्या वो अनाउंसमेंट कर दें, वो क्या डिसीजन ले लें, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। पहले डोनाल्ड ट्रंप हंगरी में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करने वाले थे, लेकिन वो मीटिंग भी अचानक से कैंसिल हो गई। उससे पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मीटिंग थी, वो भी अचानक से कैंसिल हो गई। और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने रशियन ऑयल कंपनीज के ऊपर डायरेक्ट सैंक्शंस ही अनाउंस कर दिए हैं, जो कि यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद आज तक कभी नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि भारत इन सैंक्शंस के साथ कैसे डील करता है और जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इन सैंक्शंस के ऊपर कोई बयान जारी नहीं किया है। यूरोपियन यूनियन ने भी अनाउंस किया है कि वो भी अमेरिका के बाद एक सैंक्शंस का पैकेज रिलीज करने वाले हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक अभी तक वो भी नहीं आया है। कहने का मतलब है कि अमेरिका, यूरोप और यूके ये तीनों मिलकर रशियन ऑयल को टारगेट करने लग गए हैं और अब ऐसे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं जो कि यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद से अभी तक कभी नहीं लगे थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह के कंटेंट रिमूवल प्रोसेस को लेकर। आपने देखा होगा कि कई बार लीगल रूल्स और लॉ का हवाला देकर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट, कई लोगों के अकाउंट्स, यूट्यूब चैनल्स या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल्स को भारत में बैन कर दिया जाता है। दरअसल होता क्या है कि जब भी सरकार को लगता है कि कोई सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर कोई व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति की पोस्ट से वायलेंस बढ़ सकती है, दंगे भड़क सकते हैं, कोई भारत विरोधी प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ऐसी रिलीजियस हेट, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट जिससे नेशनल सिक्योरिटी या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मसला बन सकता है, सरकार सोशल मीडिया साइट्स को कांटेक्ट करके इस तरह की पोस्ट या फिर अकाउंट्स को रिमूव करने और बैन करने के लिए कहती है। अब जो सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट और आईटी रूल्स 2021 है, उसके अकॉर्डिंग भारत में पुलिस इंस्पेक्टर्स और उससे हायर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर मिड और लोअर लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी ये पावर दी गई थी कि वो सोशल मीडिया साइट्स को कांटेक्ट करके उनसे कहकर कोई भी अकाउंट या फिर पोस्ट को रिमूव करने के लिए कह सकते हैं। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स के पास भी ये पावर्स थी। यानी कि भारत के अंदर हजारों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ये पावर दी गई थी कि वो सोशल मीडिया साइट्स को कांटेक्ट करके कंटेंट रिमूवल की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और सभी सोशल मीडिया साइट्स को वो सारी रिक्वेस्ट माननी होंगी। लेकिन अब भारत की सरकार ने आईटी एक्ट और आईटी रूल्स में बदलाव कर दिए हैं और रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि नए रूल्स के मुताबिक अब से पुलिस इंस्पेक्टर्स और लो या फिर मिड लेवल के ब्यूरोक्रेटिक एम्प्लॉइज के पास अब इस तरह की पावर्स नहीं होंगी। अब आज के बाद से डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी रैंक या फिर उससे ऊपर के पुलिस ऑफिसर्स को ही कंटेंट रिमूवल की पावर्स दी गई हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात करें तो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक या फिर उससे ऊपर के गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के पास ही कंटेंट रिमूवल की पावर्स होंगी। इसके साथ ही आईटी मिनिस्ट्री के थ्रू भी ये रिक्वेस्ट माननी पड़ेंगी। और जो डीआईजी रैंक और उससे ऊपर के पुलिस ऑफिसर्स और ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक या फिर उससे ऊपर के गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स को टेक डाउन पावर्स दी गई हैं, उनका भी रिव्यू किया जाएगा। सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर महीने में एक बार टेक डाउन रिक्वेस्ट का रिव्यू करेगा और ये देखेगा कि जो भी टेक डाउन रिक्वेस्ट आई हैं क्या वो सब अप्रोप्रिएट हैं भी या नहीं। इन रूल्स के अंडर भारत में ट्विटर से लेकर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उसके साथ साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब तो आएंगे ही, लेकिन न्यूज वेबसाइट्स और ब्लॉग साइट्स को भी इस लॉ के अंडर रखा गया है। टेक डाउन रिक्वेस्ट और कंटेंट रिमूवल ऑर्डर देने वाले ऑफिसर्स की संख्या को कम करने के पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं।
रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन पावर्स का काफी मिसयूज हो रहा था और सोशल मीडिया साइट्स को बेवजह कंटेंट रिमूवल रिक्वेस्ट भेजी जा रही थी। सैटायर पोस्ट, पॉलिटिकल मीम्स और यहाँ तक कि कार्टून्स तक को हटाने की रिक्वेस्टें आ रही थी। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से संबंधित पोस्टरों को भी लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर रिमूवल रिक्वेस्ट भेजी जा रही थी और अकाउंट्स बैन किए जा रहे थे। ट्विटर ने तो साल 2023 में भारत सरकार के इन कंटेंट रिमूवल रूल्स को भारत की कोर्ट्स में भी चैलेंज किया था। कहने का मतलब है कि ऑनलाइन सेंसरशिप काफी ज्यादा हो गई थी और इसके कारण फ्री स्पीच एनफोर्स करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए भारत की सरकार ने रूल्स में थोड़ी सी नरमी लाई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और मलेशिया को लेकर। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मलेशिया में 26 अक्टूबर से आसियान समिट हो रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वहां पर इन्वाइट किया गया था। सब उम्मीद कर रहे थे कि आसियान समिट की साइडलाइन के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हो सकती है, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया में होने वाले आसियान समिट को अटेंड करने के लिए नहीं जाएंगे। भारत को वहां पर रिप्रेजेंट करने विदेश मंत्री जयशंकर सर को भेजा जा रहा है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम को पर्सनली कॉल करके ये इन्फॉर्म किया है, यानी कि अपना ये डिसीजन बताया है। आसियान कंट्रीज के साथ प्रधानमंत्री मोदी का एक ऑनलाइन वर्चुअल समिट भी होना है, जो प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत से अटेंड करेंगे। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी खुद नहीं आ सकते हैं और ऑनलाइन अटेंड करेंगे। मलेशिया ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और मलेशिया आसियान और भारत के बीच रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे भी काम करता रहेगा। इसके साथ ही अगले महीने साउथ अफ्रीका में G20 का समिट होना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो G20 समिट को अटेंड करने नहीं जाएंगे और उनकी जगह यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वांस अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे। साउथ अफ्रीका क्योंकि ब्रिक्स का भी मेंबर है और भारत का की एलाई है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका तो जरूर जाने वाले हैं, लेकिन वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूरोपियन यूनियन और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आपको याद होगा पिछले महीने यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी काजा कलास ने यूरोपियन यूनियन इंडिया स्ट्रेटेजिक एजेंडा डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे यूरोपियन यूनियन ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत के साथ मिलकर टू वे टाइज को मजबूत करेगा और ये डॉक्यूमेंट भारत के साथ साइन करने का प्रपोजल पेश किया गया था। न्यूज निकल कर आ रही है कि ये पूरा डिटेल्ड एजेंडा डॉक्यूमेंट यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को भेजा गया था, यानी यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं उन सबको ये डॉक्यूमेंट भेजा गया था और सबसे इनपुट मांगा गया था और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने यूरोपियन यूनियन इंडिया एजेंडा डॉक्यूमेंट को अपना समर्थन दे दिया है। 27 में से एक भी देश ने भारत के खिलाफ भारत का विरोध नहीं किया है और पॉसिबिलिटी है कि अब साल 2026 के स्टार्टिंग में इंडिया EU समिट के दौरान ये स्ट्रेटेजिक एजेंडा डॉक्यूमेंट भी साइन हो जाए, जिसके बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है BSF को लेकर और ये न्यूज पहले भी एक बार आई थी। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर तैनात BSF के पर्सनल्स को बॉडी कैमरा से लेस किया जाएगा। 5000 बॉडी कैमरास BSF जवानों के लिए भेज दिए गए हैं और इन बॉडी कैमरास को जवानों की छाती, कंधे या फिर सर के ऊपर हेलमेट के ऊपर फिट किया जाता है और ये फर्स्ट पर्सन व्यू प्रोवाइड करेंगे। BSF को जो बॉडी कैमरास दिए जा रहे हैं ये नाइट विजन रिकॉर्डिंग के फीचर्स के साथ लेस होंगे, ताकि रात के अंधेरे में भी रिकॉर्डिंग की जा सके। न्यूज निकल कर आ रही है कि बॉर्डर एरियाज में BSF जवानों और इलीगल क्रिमिनल्स और स्मगलर्स के बीच झड़पें काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स लगातार घुस रहे हैं और उसी को मॉनिटर करने और इलीगल बांग्लादेशीज जिनको डिपोर्ट करके बांग्लादेश भेजा जा रहा है उनके खिलाफ भारत के पास डॉक्यूमेंटेड सबूत हो, उसके लिए 5000 बॉडी कैमरास लगाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही बांग्लादेश भारत बॉर्डर के ऊपर जो चेक पोस्ट है उनको कुछ बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी दी जाएंगी, ताकि जो भी इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट पकड़ा जाता है उसके फिंगरप्रिंट्स और आंखों का आइरिस स्कैन डेटा कलेक्ट किया जाएगा और वो डेटा फिर आगे BSF के लोग फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस को फॉरवर्ड कर देंगे। बॉर्डर के ऊपर BSF जवानों के ऊपर अटैक्स के मामले भी पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल 77 बार BSF पर्सनल्स के ऊपर बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेशी स्मगलर्स ने हमले किए थे और इस साल के पहले हाफ यानी कि पहले 6 महीनों में भी 40 के करीब इंसिडेंट रिकॉर्ड कर दिए गए थे। कई बार तो इलीगल तरीके से भारत में एंटर होने वाले ये बांग्लादेशी स्मगलर्स पहले खुद BSF के ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद आरोप लगाते हैं कि BSF ने इनके ऊपर अटैक किया। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि बांग्लादेश के स्मगलर्स और इलीगल क्रिमिनल्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ड्रग्स या फिर कैटल स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं, उनकी कई बार BSF के जवानों के साथ जब झड़प होती थी, जिसके बाद BSF जवानों को झड़प के बाद सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ती थी, उनमें बांग्लादेशी क्रिमिनल्स की मौत हो जाती थी। इसके ऊपर बांग्लादेश का काफी प्रोटेस्ट होता था कि BSF ने बिना वार्निंग के ही उनको मार दिया या फिर फायर ओपन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी BSF के जवानों ने फायर ओपन कर दिया। अब ये बॉडी कैमरास आने के बाद भारत के BSF जवानों के पास एविडेंस रहेगा कि हमारे BSF के पर्सनल्स ने सेल्फ डिफेंस में ये फायर ओपन किया था और हम ये बॉर्डर गार्ड फोर्स बांग्लादेश के साथ ही विजुअल्स एविडेंस के तौर के ऊपर शेयर कर पाएंगे।
होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय ने बॉडी कैमरास और बायोमेट्रिक डिवाइसेस को लेकर ये दोनों ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये बॉडी कैमरा और बायोमेट्रिक डिवाइसेस का फैसला क्या ये सही फैसला है, और क्या इसको भारत के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में भी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।